नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री हब 2.0 बाय सुनील सर के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम चौहान वंश की बात कर रहे थे भी। चौहान वंश की शाखाओं के बारे में हमने बात की कि चौहान वंश की जो शाखाएं हैं वो सांबर से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है। और सेकंड देखा तो हमने नाडोल, अजमेर, अजमेर के बाद देखा जालोर, रणथंबोर, रणथंबोर के बाद हम देखे बूंदी, बूंदी के बाद कोटा, कोटा के बाद सिरोही, सिरोही, सिरोही के बाद कोटा, कोटा के बाद झालावाड़। और हमने इनकी उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं सांबर के चौहान। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो सांबर के चौहान की रहेगी। सांबर के चौहान, क्योंकि वो जो वृक्ष बनाया था ना हमने, चाहो तो उसको एक चार्ट के अंदर बना लीजिएगा पूरा कि सबसे पहले शाखा कौन सी है, फिर बाद में कौन सी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है। क्योंकि परीक्षा के अंदर हो सकता है कहीं ये पूछ ले कि अवरोही क्रम के अनुसार चौहान वंश की शाखाओं का क्रम बताइए, अवरोही क्रम पूछ ले। तो इन सिंपल क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें पता होना चाहिए कि पहले कौन सी है और बाद में कौन सी है, बाद में कौन सी थी तो उससे पहले कौन सी थी। इसलिए उनको भी थोड़ा देख लीजिए कि सबसे पहले जो शाखा स्थापित हुई थी वो थी सांबर। सांबर की चौहान वंश की स्थापना हुई थी 551 ईस्वी। सांबर के बाद दूसरी जो शाखा थी वो थी नाडोल। नाडोल की स्थापना हुई थी 960 ईस्वी के अंदर। नाडोल के बाद जो शाखा बनी थी वो थी अजमेर। अजमेर की स्थापना हुई थी 1113 ईस्वी के अंदर। अजमेर के बाद जो शाखा बनी वो थी जालोर, 1182 ईस्वी। जालोर के बाद जो शाखा आई वो थी रणथंबोर। रणथंबोर की स्थापना हुई थी 1194 ईस्वी। रणथंबोर के बाद जो शाखा आई चौहान वंश की वो थी बूंदी। बूंदी की स्थापना हुई थी 1242 ईस्वी। बूंदी के बाद शाखा सिरोही। सिरोही की स्थापना हुई थी 1311 ईस्वी। सिरोही के बाद जो शाखा थी वो थी कोटा, 1631 ईस्वी। और नेक्स्ट जो शाखा थी वो थी झालावाड़, 1838 ईस्वी। ये चौहान वंश की शाखाओं को लेकर क्रमबद्ध बताने का एक हमारे पास चार्ट है। इसको याद करिएगा। कल को कोई एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आरोही या अवरोही क्रम कैसे भी पूछे तो हम उत्तर देने के सक्षम रहे इसमें, तो याद कर लेना भी इसी चीज को भी यहां से। और आज हम बात करते हैं सांबर के चौहान। सांबर के चौहान। सांबर के चौहान में पहला शासक है वासुदेव। वासुदेव को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। चौहान वंश का संस्थापक कह दो, आदि पुरुष कह दो, मूल पुरुष कह दो, एक ही बात है भी। तो चौहान वंश का संस्थापक या आदि पुरुष या मूल पुरुष वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। तो राजशेखर की पुस्तक, राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार चौहान वंश का संस्थापक मूल पुरुष और आदि पुरुष वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। नेक्स्ट, अगर हम
समय की बात करें तो 551 ईस्वी, 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा चौहान वंश की नींव रखी गई। अगर हम इनकी उत्पत्ति को लेकर बात करें तो इनकी उत्पत्ति का जो क्षेत्र है वो है सांबर। सांबर को स्पादलक्ष भी कहा जाता है भी, सांबर को स्पादलक्ष भी कहा जाता है क्योंकि ये एक 1.25 लाख गांव का समूह था। 1.25 लाख गांव का समूह, इसीलिए इसे स्पादलक्ष भी कहा जाता है, सांबर भी कहा जाता है। सांबर वर्तमान जयपुर, किसी समय इसी सांबर झील के ऊपर जयपुर और मारवाड़ दोनों का साझा अधिकार हुआ करता था भी। फिर हम बात करें सांबर झील। सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव के द्वारा करवाया गया था। तो सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव के द्वारा करवाया गया और इस बात की जानकारी बिजोलिया अभिलेख से मिलती है भी। इस बात की जानकारी बिजोलिया अभिलेख से मिलती है हमें। और हमने जब चौहानों की उत्पत्ति को लेकर बात की तो उसमें हमने बिजोलिया अभिलेख से मिलने वाली मुख्य मुख्य बातों की भी बात की थी भी उसमें। तो उसमें हमने ये पढ़ा भी था कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था भी। अब हम बात करें इनके राजधानी की। सांबर की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर। राजधानी थी अहिछत्रपुर, जिसे हम वर्तमान में नागौर कहते हैं भी। वर्तमान में नागौर, नमक का कटोरा राजस्थान में, कुबड़पट्टी थोड़ा देख लीजिएगा इसे भी। अहिछत्रपुर वर्तमान नाम नागौर। अहिछत्रपुर जांगल प्रदेश की भी राजधानी रही है और सांबर की भी राजधानी रही है। तो चौहान वंश के संस्थापक के रूप में वासुदेव और वासुदेव से जुड़ी हुई ये मूल बातें हमें क्या है याद रखनी पड़ेगी भी यहां से। अब जो नेक्स्ट जो शासक है वो है दुर्लभराज। दुर्लभराज, दुर्लभराज के समय एक ही बात हमें निगाह रखनी है, वो क्या कि त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान कन्नौज शासक धर्मपाल को पराजित किया था। कन्नौज शासक धर्मपाल को पराजित किया। हम लिख सकते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज शासक धर्मपाल को पराजित किया कन्नौज शासक धर्मपाल को। दूसरी बात कि दुर्लभराज के समय में ही चौहान वंश पे मुस्लिम आक्रमण होता है, यह भी थोड़ा ध्यान रख लेना, नॉर्मली जानकारी है एक। अब अगला जो शासक है वो है गुवक प्रथम। गुवक प्रथम, क्या नाम है? गुवक प्रथम। गुवक प्रथम जो थे, या हम कहें कि जो चौहान है वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे और गुर्जर प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय के द्वारा गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी। वीर की उपाधि दी। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है अभी कि गुवक प्रथम को वीर की उपाधि किस गुर्जर प्रतिहार नरेश के द्वारा दी गई? तो नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। नागभट्ट द्वितीय के द्वारा
यह उपाधि दी गई थी। लेकिन कालांतर में गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया। फिर कुछ समय के बाद गुवक प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहारों के जो सामंत हुआ करते थे दरबार में, तो उन चीजों से उन्होंने क्या है, मना कर दिया कि हां आज से हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए गुवक प्रथम को प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक माना जाता है, किसे? गुवक प्रथम को। गुवक प्रथम के द्वारा ही हर्षनाथ मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने शुरू करवाया? गुवक प्रथम ने। बहुत ही पॉपुलर मंदिर है अभी। सीकर रेवासा के पास जब आप कभी जाने का मौका मिले तो देख के आइएगा। कलात्मक की दृष्टि से देखा जाए तो कहा जाता है कि यह जो मंदिर है वो बिना चुनने के बना हुआ है, सीधे मतलब पत्थर पे पत्थर जोड़ के बनाए हुए मंदिर है अभी वहां पे। हर्षनाथ मंदिर से हमें वासुदेव से सिंहराज तक की वंशावली मिलती है। हर्षनाथ जो थे ये चौहानों के इष्टदेव के कुल देवता थे भी। तो ये भी बात हमने जब उत्पत्ति को लेकर की थी तो हमने पढ़ा था कि चौहानों की जो कुल देवी है वो तो है शाकंभरी माता, कुल देवता है वो हर्षनाथ, और सोनगरा चौहानों की जो इष्ट देवी है वो आशापुरा माता, और शेखावाटी के चौहानों की जो इष्ट देवी है वो है जीण माता। हमने इन सब के बारे में बात की थी। तो ध्यान रहे कि हमने दुर्लभ राज को पढ़ा जो त्रिपक्षीय संघर्ष की बात हुई, और गुवक प्रथम जो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन नागभट्ट द्वितीय के द्वारा इसे वीर की उपाधि दी गई, और कालांतर में इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया। इसीलिए गुवक प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक माना जाता है, और गुवक प्रथम के द्वारा ही हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और वासुदेव से लेके सिंहराज तक की वंशावली मिलती है, और चौहानों की ये क्या है? कुल देवता है भी। अब हम नेक्स्ट बात करें गुवक द्वितीय। अगला जो शासक है वो है गुवक द्वितीय। गुवक द्वितीय जो है ये अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते थे भी। इसी शक्ति के विस्तार के लिए इन्होंने अपनी बहन कलावती का विवाह कनौज शासक भोजराज द्वितीय से किया था भी। अपनी बहन कलावती का विवाह
कनौज शासक भोजराज द्वितीय के साथ किया। शिव शक्ति का विस्तार करना था और कोई मतलब नहीं था इसका बस। तो गुवक प्रथम जो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं और गुवक द्वितीय जो अपनी बहन कलावती का विवाह है कनौज शासक भोजराज द्वितीय के साथ करते हैं शिव शक्ति के विस्तार के लिए। अगला जो शासक है वो है चंदनराज। नेक्स्ट जो राजा है हमारा वो है चंदनराज। चंदनराज की पत्नी थी भी, जिस पत्नी आत्मप्रभा और इसका एक नाम और मिलता है रुद्राणी। आत्मप्रभा या रुद्राणी ये चंदनराज की पत्नी थी जो रोज 1000 दीपक पुष्कर झील के किनारे जलाकर शिव की पूजा करती थी। शिव की पूजा करती थी। कौन? आत्मप्रभा या रुद्राणी। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है भी एग्जाम में कि आत्मप्रभा या रुद्राणी के नाम से ही लेकर ही पूछा गया था कि पुष्कर झील के किनारे शिव की पूजा किस चौहान रानी के द्वारा की गई? तो आत्मप्रभा या रुद्राणी। जो ये आत्मप्रभा जो रुद्राणी थी ये योग क्रिया के अंदर निपुण थी भी, योग क्रिया में निपुण थी। हम ये भी कह सकते हैं कि चंदन राज के समय दीप जो परंपरा थी ये प्रचलित थी भी, और पुष्कर झील के किनारे आज भी दीप जो परंपरा है वो हम देखते हैं भी। इसके आगे जो राजा है वो है वागपति राज। नेक्स्ट राजा की बात करें, वागपति राज। अगले राजा का नाम है वागपति राज। वागपति राज जो है ना ये 108 युद्धों के विजेता है। एक तो हमें यह बात ध्यान रखनी है, 108 युद्धों के विजेता। सेकंड जो इनकी बात है वो है कि इनके ही पुत्र थे लक्ष्मण जो नाडोल शाखा के संस्थापक थे। नाडोल शाखा के संस्थापक। बस वागपति राज को लेकर तो हमें सिर्फ ये दो ही बातें निगाह में रखनी है भी। एक तो 108 युद्धों का इन्होंने क्या किया है, 108 युद्धों के ये विजेता हैं, और इनके पुत्र लक्ष्मण ने नाडोल पाली की जो चौहान शाखा थी उसके क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं भी। नेक्स्ट जो राजा है वो है विग्रहराज द्वितीय। चौहान वंश के प्रथम प्रभावशाली, प्रतिभाशाली या बड़ा शासक कोई था तो वो विग्रहराज द्वितीय था। विग्रहराज द्वितीय के समय गुजरात का जो राजा था वो था मूलराज द्वितीय। इस मूलराज द्वितीय को विग्रहराज द्वितीय ने पराजित किया था। पराजित कौन होता है? मूलराज द्वितीय। पराजित करता कौन है? विग्रहराज द्वितीय। और विग्रहराज द्वितीय के द्वारा विजय के उपलक्ष्य में
गुजरात बड़ौच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाया। ठीक है। इनकी एक महत्वपूर्ण बात है, वो हमें याद रखनी पड़ेगी। इनकी एक उपाधि है विग्रहराज की। इनकी एक उपाधि है, सॉरी, ये उपाधि खुर रंजोदकार। नेक्स्ट, विग्रहराज द्वितीय के द्वारा हर्षनाथ मंदिर के निर्वाह के लिए 2 गांव छत्रचर व संकरंक दान में दिए। दान में दिए। तो ये हमें बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी भी कि विग्रहराज द्वितीय के समय, या विग्रहराज द्वितीय जो था, ये चौहान वंश का प्रथम प्रतापी प्रभावशाली एक शासक माना जाता है। इसके समय गुजरात का शासक मूलराज द्वितीय था, जिसे विग्रहराज द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया। और इसी विजेता के उपलक्ष्य में, या इसी जीत की खुशी में, विग्रहराज द्वितीय के द्वारा बड़ौच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया गया। और इनकी एक उपाधि है खुर रंजोदकार, वो इन्होंने धारण की। और आखिर में हमने देखा कि विग्रहराज द्वितीय के द्वारा हर्षनाथ मंदिर के निर्वाह के लिए छत्रचर और संकरंक नाम के 2 जो गांव थे, वो भी दान में दिए गए थे भी। अब जो अगला जो शासक है वो है हमारा गोविंद तृतीय, सॉरी गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय, अगर हम गोविंद तृतीय की बात करें तो पृथ्वीराज विजय के अनुसार इनकी जो उपाधि है वो है बेरीबट। कौन सी है? बेरीबट है। और गोविंद राज या गोविंद तृतीय के समय गजनी से जो आक्रमण हो रहे थे, उन शासकों को मारवाड़ से आगे तक नहीं आने दिया था भी। क्या है? मारवाड़ से आगे नहीं आने दिया। ये काम भी अगर कोई कर रहा था तो वो कौन था? गोविंद देव या गोविंद तृतीय था भी। और इस काम में इनकी जो सहायता कर रहा था वो था गुजरात का शासक भीम फर्स्ट। ये 3 बातें हमें गोविंद तृतीय के लिए याद करनी पड़ेंगी भी। पहली बात, इनकी उपाधि वेरीबट, जो कि एग्जाम में हमसे पूछी भी गई है भी। सेकंड, कि गजनी के शासकों को मारवाड़ से आगे नहीं आने दिया। और सेकंड इनकी जो बात थी वो ये थी कि इनका जो साथ देने वाला जो गुजरात का शासक था, या इनके समकालीन जो गुजरात का शासक था वो था भीम फर्स्ट। तो 3 बातें हो गई भी। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो है दुर्लभ तृतीय। अगला राजा कौन है? दुर्लभ तृतीय। दुर्लभ राज तृतीय। अब अगर हम दुर्लभ राज तृतीय की बात करें तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर
दशरथ शर्मा के अनुसार दुर्लभ राज तृतीय ने गजनी शासक इब्राहिम को पराजित किया। इब्राहिम को पराजित किया। बस एक ही बात निगाह में रखनी है अभी। दुर्लभ राज तृतीय ने डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार गजनी के शासक इब्राहिम को क्या किया था? पराजित किया था। और पृथ्वीराज विजय के अनुसार दुर्लभ राज तृतीय के द्वारा मातंगों का नाश किया गया था या मातंगों को नष्ट किया गया था। सॉरी, ऐसे नहीं, हम लिख लेंगे मातंगों को पराजित किया। ये दो बातें याद रखना। पृथ्वीराज के अनुसार पूछे तो मातंग वही मुसलमान जो थे इनको ही कहा जाता है। और अगर डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार पूछा जाए तो गजनी के शासक इब्राहिम को क्या है? पराजित किया गया था भी। अब जो नेक्स्ट शासक है वो है विग्रहराज थर्ड। विग्रहराज थर्ड, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ हम अजमेर शाखा में पढ़ेंगे। विग्रहराज तृतीय तक की जो बात है वो सांबर में ही है अभी। अब सांबर में विग्रहराज तृतीय के समय या विग्रहराज तृतीय ने मुस्लिम आक्रमण शहाबुद्दीन को पराजित किया। बस इनकी तो एक ही बात याद रखनी है विग्रहराज तृतीय की, कि इनके समय में शहाबुद्दीन के एक व्यक्ति या शहाबुद्दीन जो गजनी या मुस्लिम एक आक्रमण था जिसने आक्रमण किया और उनको पराजित किया था। क्योंकि भारत में मुस्लिम सत्ता या पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हम मोहम्मद बिन कासिम को मानते हैं भी। लेकिन भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना 1192 क्राइम के युद्ध के बाद होती है। इन 400 सालों तक इन बाहरी आक्रमणियों को या हम कहें कि इन बाहरी घुसपैठियों को रोकने का अगर कोई काम कर रहा था तो वो हमारे चौहान, गुर्जर प्रतिहार, जो भी हमारे राजस्थान के मूल शासक थे उनके द्वारा ही किया गया था। इनको बार बार भारत से खदेड़ने का काम हमारे राजस्थान के शासकों के द्वारा ही किया गया था। तो राजस्थान के शासकों या राजस्थान के हम कहें कि राजवंश को लेकर अगर हम बात करें तो इनका बहुत ही बड़ा योगदान है इस बात को लेकर कि इन बाहरी तुर्कों को भारत में आने के लिए करीब करीब 400 से 500 साल लग गए थे यहां तक। तो इनको 400 से 500 साल तक रोक कर किसने रखा? राजपूत राजाओं ने, राजस्थान के राजाओं के द्वारा यह काम किया गया था। अगला जो शासक है वो है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम। अब हम पृथ्वीराज प्रथम की अगर बात करें तो राजशेखर की पुस्तक है प्रबंध कोश, और उस प्रबंध कोश के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि बुगली खान नाम का एक शासक था और उसे पराजित पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा किया गया था। देख लो, बार बार हम देख रहे हैं लगातार लास्ट 3 शासकों में हमने देखा कि गजनी और मुस्लिम आक्रमणों को बार बार क्या किया जा रहा है? पराजित। किनके द्वारा? चौहान वंश के शासकों के द्वारा। तो कहने का अर्थ है कि इन तुर्कों को भारत में आने में सबसे बड़ी जो बाधा थी तो वो कौन? चौहानी थे। कौन थे? चौहानी थे। तो हम बात करें कि राजशेखर की पुस्तक या राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार
पृथ्वीराज प्रथम ने बुगली शाह को पराजित किया। एक बात तो ये है। दूसरी बात, पृथ्वीराज फर्स्ट के द्वारा सोमनाथ मंदिर की जब यात्रा होती थी तो उन यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन इनकी एक महत्वपूर्ण बात और है जो हमें याद रखनी चाहिए कि पृथ्वीराज फर्स्ट के द्वारा रणथंभौर विजय के उपलक्ष्य में जैन मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश की स्थापना की। यह भी याद रख लेना भी एक कि रणथंभौर विजय के उपलक्ष्य में पृथ्वीराज फर्स्ट के द्वारा एक जैन मंदिर था और उसके शिखर पे स्वर्ण कलश क्या है स्थापित करवाया गया था। यह हम सांबर के चौहानों की बात की है भी अभी तक। इस सांबर के चौहान हम देखें तो हमने कहां से स्टार्ट किया था? वासुदेव से भी। हमने वासुदेव, हाँ जी, वासुदेव के बाद दुर्लभराज, फिर गोवक प्रथम के बाद में गोवक द्वितीय के बाद चंदनराज के बाद वागपतिराज, फिर विग्रहराज द्वितीय, फिर विग्रहराज हो गया ये गोविंद तृतीय, और गोविंद तृतीय के बाद में विग्रहराज तृतीय और दुर्लभराज तृतीय, और अंतिम में हमने बात की थी पृथ्वीराज प्रथम की। ये हमारे सांबर के चौहान हो गए अभी। अब हम आगे बात करेंगे अजमेर के चौहान, और अजमेर के चौहान करेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।